हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में पहले तो ये डिस्कस करूंगा कि हम लोग इन्फ्लेशन की फ़ाइट में कहाँ खड़े हैं, इन फ्यूचर में क्या लग रहा है, इन कब मार्केट्स प्रेशर से निकल सकता है। एट द सेम टाइम मैं अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे था फैमिली के साथ, तो मैं इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे फोकस नहीं कर पा रहा था। बट जब मैं वापस आया तो देखा कि बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने सामने, तो मैं भर भर के अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। क्योंकि फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी साथ में नहीं आएगी, इन द सेंस कि अगर सब कुछ सही होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट्स उस लेवल पे नहीं होगा या मार्केट्स की वैल्यूएशन उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। एंड अभी अगर मार्केट्स की वैल्यूएशन कंफर्टेबल है तो ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। एंड काफ़ी हद तक ऑब्वियसली कुछ और न्यूज़ आती है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क अभी लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यही मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस किया, मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया। तो चलिए इस वीडियो में उसके बाद मैं 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिसमें मैं पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ एंड मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रह सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो ये राइट टाइम है बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी 15-20 लाख्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ लास्ट 2-3 डेज़ में, एंड अराउंड 30-35 लाख्स और इन्वेस्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। एंड मेंबर्स के साथ तो हर एक स्टॉक डिटेल में किस प्राइस पे लिया, किस क्वांटिटी में लिया, वो सब डिस्कस करता हूँ। एंड ऑब्वियसली जैसे मेरा स्टॉक ये चैनल का नाम है इन्वेस्टिंग जर्नी विद योगेश, ये एक जर्नी है, कोई गोल नहीं है, इन द सेंस कि एक डेस्टिनेशन नहीं है। धीरे धीरे चलेंगे एंड साथ में अपनी पोर्टफोलियो एंड वेल्थ ग्रो करेंगे। तो चलिए इसी बात पे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो ये समझते हैं कि फेड के लिए या फेड या किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ये एक तो होता है स्टेबल प्राइसिंग यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, एंड सेकंड होता है ग्रोथ यानी हाई एम्प्लॉयमेंट या हाई जीडीपी। तो उसमें क्या होता है, ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये काफ़ी हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, इन द सेंस कि दोनों को साथ में मैक्सिमाइज करना पॉसिबल नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसे ही अगर इन्फ्लेशन जैसे अभी फेड फोकस कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर, मनी सप्लाई कम करने के ऊपर, ताकि डिमांड कम हो जाए, प्राइसेस इन्फ्लेशन कम हो जाए। बट इससे क्या हो रहा है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रहा है। तो इसीलिए एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। बट लास्ट फ्यू ईयर्स में फेड क्या कर रहा था, ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन की फाइट में वो पीछे छूट जा रहा था। एंड अभी ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फेड ओवरडू कर रहा है, क्योंकि फेड की रेपुटेशन पे असर पड़ा है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो वो इन्फ्लेशन के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट को कुछ ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। एंड ये इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि आप फेड अगर सपोज़ आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने में टाइम लगता है। अगर आज फेड इंटरेस्ट रेट बंद कर देता है कि और हाइक नहीं करता है, अनाउंस करता है कि और हाइक नहीं करेगा, तो वापस ग्रोथ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक इकोनॉमी बहुत प्रेशर में आ सकती है या रिसेशन में जा सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे एक और ग्रुप है, उसमें मेरे फ्रेंड्स के साथ और शायद मैंने वीडियोस में भी बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो बैंकिंग क्राइसिस हुई है ये टू सम एक्सटेंट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। वो इसलिए क्योंकि फेड को और बाकी लोगों को ये अवेयरनेस हो गई कि भैया जो फेड पागलों की तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, उसमें बैंक्स प्रेशर में आ रहे हैं, इकॉनमी प्रेशर में आ रही है। तो जिसकी वजह से भी फेड ने भी इंडिकेट किया कि वो अब लास्ट लेग में है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ अब बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मे बी एक 25 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ और हो जाए, बट उससे ज़्यादा मैं अभी एज ऑफ नाउ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फेड इंक्रीज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा होगा कि अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि फेड स्टॉप कर दे हाइक करना, उसके बाद आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है उस समय कुछ और फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट ना करें। तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। हो सकता है आज आप कोई स्टॉक लेंगे, कल उसका प्राइस गिर जाएगा, तो ऑब्वियसली दुख होगा, बट कहीं ना कहीं ये कोई नहीं बोल सकता कि आप बॉटम क्या है। तो मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोग को भी एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट ऑब्वियसली अपने रिस्क एपेटाइट, अपने इनकम, अपने एज, बाकी सब चीज़ फैक्टर्स कंसिडर करते हुए, एंड हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करके ही डिसीजन लेना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, ये जो फ्लाइट कॉस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन की फ़ाइट में। इनफैक्ट अगर एक डेटा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो उसने एक स्टडी की थी कि शिपिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। इनफैक्ट जब फ्लाइट रेट्स डबल होते हैं तो इन्फ्लेशन पिक्स अप बाय अबाउट 0.7 परसेंटेज पॉइंट।
एंड यहाँ आपने देखेंगे जो फ्राइटॉस बाल्टिक इंडेक्स है वो आप देखेंगे जुलाई 2020 या अगस्त 2020 में $1800 के आसपास था। वो बढ़ते बढ़ते सितंबर 2021 में अराउंड $11,000 हो गया। दैट मीन्स अराउंड 6 टाइम्स। तो आप 6 टाइम्स का मतलब समझते हैं कि अगर 6 टाइम्स हो जाता है तो इन्फ्लेशन राउंड अबाउट 4% के आसपास तो सिर्फ फ्राइट कॉस्ट की वजह से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बट इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इफ़ेक्ट्स बहुत परसिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इसका इम्पैक्ट होता है वो लास्ट करता है अराउंड ईयर एंड 18 मंथ्स तक। इसका मतलब क्या है, सपोज आप देखेंगे कि सितंबर 2021 में अराउंड $11,000 फ्राइट इंडेक्स हो गया था, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो गया। एंड वहीं अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो यूएस का इन्फ्लेशन पीक कब हुआ, जून 2022 में, यानी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। यानी फ्राइट इंडेक्स जो है वो पीक हुआ सितंबर 2021 में, उसके ऑलमोस्ट 9 मंथ्स बाद यूएस का इन्फ्लेशन पीक हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये फ्राइट इंडेक्स लगातार गिरते जा रहा है, इनफैक्ट अभी रिसेंट में ये $1,500 पे आ गया है। तो ऑब्वियसली अब फ्राइट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट एकदम भी कंसर्न नहीं है। एंड ऑब्वियसली अब जो क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे अप्रैल से, वहाँ आप देखेंगे कि हार्डली कोई कंपनी ये बोल रही है कि उनकी मार्जिन्स पे असर आया, क्योंकि फ्राइट रेट्स बढ़ गए, शिपिंग रेट्स बढ़ गए। तो इसकी वजह से अब यूएस इन्फ्लेशन भी या ग्लोबल इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि अभी ये $1,400 पे आया है, या दिसंबर में ये लगा लीजिए $2,000 पे था, तो हो सकता है 9 to 12 मंथ्स लग जाएं। यानी इस ईयर के एंड होते होते इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं। बट क्या ये होगा कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम पहले सॉल्व होगी उसके बाद मार्केट भागना स्टार्ट होगा? नहीं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जब ये लगेगा कि हाँ अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है एंड आगे आगे इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर नहीं है, और ये सब जो होते हैं ये लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, ये होने से पहले अपने को इंडिकेट करते हैं क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जल्दी ही एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंचने वाला है और उसके बाद मार्केट्स भागना स्टार्ट कर देंगे। तब तक अगर आप वेट करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए तो हो सकता है काफ़ी लेट हो जाए। तो चलिए अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट फ्रैंकली बहुत ही अच्छा था। कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है आज मार्केट में, एंड अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कल भी एफ ने नेट में बाइंग की थी। आज भी एफ 1200 करोड़ के नेट बायर्स थे, डी ने 800 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2.29 था, काफ़ी अच्छा था। एंड निफ्टी 50.76%, निफ्टी मिड कैप 1.54% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 1.73%। वैसे भी स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। वैल्यूएशन देखिए आप 15.3 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको तो भागना ही था। इन सेक्टर्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा भागा है पीएसयू बैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अदानी सागा की वजह से पीएसयू बैंक का प्रेशर में आ गए, उसके बाद बैंकिंग क्राइसिस हुई, उसकी वजह से प्रेशर में आ गए। तो अभी अब जब ये लग रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस अब शायद कंटेजियन में ना फैले, तो उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स काफ़ी रैपिडली रिकवर भी कर सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स पे फ्रैंकली आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैंकिंग क्राइसिस और अदानी की वजह से ऐसा नहीं लगता कि बैंक्स को कोई भी ज़्यादा नुकसान होगा, तो पीएसयू बैंक्स बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। एंड यूएस मार्केट्स अगर देखें तो यूएस मार्केट्स भी काफ़ी रैपिडली रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेस्डैक तो लास्ट फ्यू वीक्स से काफ़ी अच्छे रिकवरी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट नेस्डैक 1.09% आज भी अप है, क्योंकि नेस्डैक काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। जो फेड ने ये अनाउंस किया है कि इंटरेस्ट रेट अब और ज़्यादा हाइक नहीं होगी, तो उसकी वजह से नेस्डैक काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रहा है कंपेयर टू अदर 2 इंडेसेस, डाउ जोन्स एंड S&P 500। उसके पहला जो स्टॉक है ये मैं काफ़ी मेंबर्स के साथ तो बहुत रेगुलरली डिस्कस कर चुका हूँ, और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इनफैक्ट सिंपल सी बात है, जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के क्रेन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। इसमें एक एक्सपर्टाइज होती है जो इतनी आसान नहीं है किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए कॉपी करना। तो इस वजह से, और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन चाहे वो माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे क्रेन्स की डिमांड रहेगी रहेगी। तो इसीलिए आप देखेंगे ये कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है, जो हायर लोज बना रहा है, एक चैनल फॉर्म कर लिया है, एंड उसमें एक हायर लोज बनाते हुए कुछ ऊपर जाता है, उसके थोड़ा सा नीचे आता है, फिर कुछ ऊपर जाता है, फिर और कम नीचे आता है। तो इसकी तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। आप डेटा ऑब्वियसली स्क्रीनर पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं वापस डेटा पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इसको डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऐसे शेयर्स को। उसके बाद गार्डन रीच, ये काफ़ी दिन से प्रेशर में था, बट आज इसने ऑलमोस्ट 8.7% का जंप दिखाया है। इसने ऑलमोस्ट 550 के आसपास हाई बनाया था, उसके बाद
काफ़ी प्रेशर में आ गया था, बट आज अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 वीक्स का या 4 वीक्स का जो भी है डिक्लाइन आया था, वो आज इसने एक ही दिन में पूरा कर दिया है। एंड वो भी आप नीचे देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो शिप्स हैं उसकी डिमांड इंडिया में अच्छे खासे ही रहने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में कोस्टल एरियाज़ बहुत हैं, जो कोस्टल बाउंड्री है वो अच्छी खासी है इंडिया के पास। उसके बाद अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है इनलैंड वाटरवेज पे भी, शिप्स की नेवी की तरफ से भी काफ़ी डिमांड रहने वाली है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शिप्स की डिमांड फ्यूचर में अच्छी खासी रहने वाली है। इन इस कंपनी के सीईओ का मैंने इंटरव्यू सुना है पर्सनली। इन्होंने कहा है कि इनकी एक्सपर्टाइज है शिप बिल्ड करने में। जैसे किसी ने पूछा था कि सबमरीन में जाएंगे या नहीं, वो बोले अभी तो एज ऑफ ना कोई प्लान नहीं है, हमारी एक्सपर्टाइज है शिप बिल्ड करने में एंड उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। एंड अभी यही प्लान है, उसी में अच्छे खासे टेलविंड्स हैं, तो हम अब कहीं और नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गार्डन रीच आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है। ये स्टॉक भी आपके नज़र में होना चाहिए। एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि किस प्राइस पे ले रहे हैं, गिर जाएगा, तो आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करके चलो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। उसके बाद KEI इंडस्ट्रीज़, ये अगेन एक अनोखा शेयर है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट फ्यू टाइम से ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल के आसपास 1720 या 1700 के आसपास पीक बनाता है, वापस वहाँ से उसमें गिरावट आ जाती है 1700 या 1720 के आसपास। यहाँ देखेंगे फर्स्ट पीक बनाया, फिर इसने सेकंड पीक बनाया, फिर थर्ड वापस पीक बनाया, फिर वापस डाउन हो गया, अब ये वापस फोर्थ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये वापस वही हाल है, जब तक ये 1720 को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करके या उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता और सस्टेन नहीं करता, हो सकता है इसमें वापस गिरावट आ जाए। बट ये स्टॉक को फोकस में ज़रूर रखना चाहिए। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड वायर्स एंड केबल्स की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है फ्यूचर में भी। तो अगेन बट टेक्निकली अगर देखें तो ये लेवल इसको ब्रेक करना होगा कॉम्प्रिहेंसिवली एंड उसके ऊपर सस्टेन करना होगा नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए। उसके बाद पावर मैक प्रोजेक्ट्स, अगेन ये वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स है। स्पेसिफिकली इसकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में इसका अच्छा खासा रोल रहने वाला है। जैसे जैसे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रही है, इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस कंपनी का फोकस है, तो ये इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में काफ़ी हेल्प कर सकती है, जिसकी वजह से इसकी ऑर्डर बुक पे ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के आसपास है एंड इसकी मार्केट कैप अराउंड 3,500 करोड़ या 4,000 करोड़ के आसपास है। एंड अगर कुछ ही दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, इसने ये ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल बनाया था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, वापस थोड़ा नेक लाइन पे रिटेस्ट किया, अभी ये वापस ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जब काफ़ी फॉल किया था इस लेवल के आसपास 1700 के आसपास, तो मैंने फिर से एक्यूमुलेट किया था, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट शायद क्योंकि अदानी की तरफ से एक प्रोजेक्ट था इसके पास, जो अदानी स्टॉक्स प्रेशर में आए, तो इसमें भी प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा था। बट अगेन इतनी बड़ी ऑर्डर बुक में एक छोटा सा ऑर्डर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो मैंने एक्यूमुलेट किया था एंड अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ मैं। एंड उसके बाद जो स्टॉक है, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट केमिकल स्टॉक्स, SRF अगर आप देखेंगे तो ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जो इसका फॉलिंग चैनल था इसने उसको ब्रेकआउट करते हुए जब ऊपर की तरफ निकला तो वो स्ट्रॉन्ग शेयर हो गया था एंड अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाए जा रहा है, तो ये स्टॉक भी आपके फोकस में रह सकता है। एंड लास्टली क्योंकि इलेक्शंस बहुत आने वाले हैं, आई थिंक आज ही शायद कर्नाटक इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं या होने वाले हैं, एंड वैसे भी काफ़ी स्टेट इलेक्शंस हैं इस साल भी, है नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली लोकसभा इलेक्शंस है। तो इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जो इन्होंने रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में, न्यू रोड प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने में। तो इसकी वजह से HG इंफ्रा बहुत ज़्यादा फोकस में रह सकता है। ना अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी बहुत ही कहीं ना कहीं हर एक स्टॉक की अपनी एक चाल होती है, यूनिक चाल होती है चलने की। अगर आप देखेंगे तो इसने लगातार इस टाइम के आसपास जुलाई 2021 के आसपास या जुलाई 2021 से लगातार ये ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 में डबल कर गया था शेयर, एंड उसके बाद ये वापस एक साल तक एक ही लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था 570, 550, 600 के आसपास। ये ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक कंसोलिडेट कर रहा था, एंड उसके बाद आप देखेंगे फिर से इसमें अच्छी खासी रैली आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये स्टॉक भी आपके फोकस में रह सकता है। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली रीजनेबल है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो तो 0.5 के बिलो है, एंड
काफ़ी अलग अलग ब्रोकर हाउसेस ने मेंबर्स के साथ तो मैं रिपोर्ट्स पे शेयर करता रहता हूँ, काफ़ी अलग अलग ब्रोकर हाउसेस ने काफ़ी ऊंचे ऊंचे टारगेट्स दिए हैं एचजी इंफ्रा के। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टाइमली एग्जीक्यूट करती है, जिसकी वजह से बट हाँ ये स्टॉक थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है, ये अचानक बढ़ेगा फिर काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करेगा। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक आप अपने फोकस में रह सकते हैं। एंड ऐसे ही अगर आप एक और स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, इस पर भी आप फोकस रख सकते हैं। ये काफ़ी हाई जाके डिक्लाइन हो गया था, बट रिसेंट इसमें कुछ प्रोजेक्ट मिला है इस कंपनी को, जिसकी वजह से इसमें वापस रिकवरी देखी जा रही है। तो अगेन ये स्टॉक भी आप, और इसने कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है, तो ये स्टॉक भी आपके फोकस में रह सकता है। बट पर्सनली अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं एचजी इंफ्रा प्रेफर करता हूँ पीएनसी इंफ्रा के कंपैरिजन में। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। वैसे भी फिर से डिस्क्लेमर कि ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। आप लोग प्लीज़ अपनी स्टडी खुद करिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।